हम इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों पढ़ते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट होने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ होता भी है? अगर होता है तो क्या होता है? क्या रिएक्टिविटी पे असर पड़ता है कंपाउंड्स की? उनकी एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है? भाई क्यों नहीं पड़ेगा? हमने बात करी कि अगर आपका एक ऐसा दोस्त आपके साथ आके बैठ जाए जो बहुत झगड़ालू है और एक बहुत फ्रेंडली बिहेव कर रहा है, सोचो आपके मूड में चेंज नहीं आएगा, आपकी सोच में परिवर्तन नहीं आएगा और बहुत परमानेंट होगा वो, आप भूल नहीं पाओगे। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी एक रेडिकल या कोई भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ गया किसी एक कंपाउंड से, तो उस कंपाउंड में क्या इफेक्ट आएगा? मैंने एक अलग ग्रुप जोड़ दिया, हाइड्रोजन निकाला कार्बन से, CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप में मैंने क्या काम किया, ये CH3 ग्रुप है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 दैट इज सिंपल एथेन। मैंने इसका एक H निकाल के CH2Cl कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अरे भाई बहुत कुछ चेंज हो गया, एथेन से वो हैलाइड बन गया है, तो क्या इसका इफेक्ट रिएक्टिविटी पे नहीं पड़ेगा? मैंने एक और H निकाला और मैंने 2 Cl जोड़ दी, क्या इफेक्ट नहीं पड़ेगा? बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या असर डालता है कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी पर, स्ट्रेंथ पर, चाहे बेसिक हो चाहे एसिडिक हो, वो हम स्टडी आज करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत ज़्यादा भर भर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, लेकिन आज हम 4 मेन प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ेंगे, 4 मेन एप्लीकेशंस, जिस पर लगभग सारे 90% क्वेश्चंस घूम जाते हैं। अगर आपने वही अच्छी तरह से कर लिया ना और एंड तक याद रख लिया तो एग्जाम में समझ लो आपका इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में, और आज हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 4 टाइप के एप्लीकेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। यहां पर है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी बाद में, हम पहले स्टेबिलिटी ले लेते हैं। बेसिक चीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सेकंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट पे लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने ये जान लिया कि कौन सा कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन स्टेबल है तो आप मैकेनिज्म को समझने में बहुत आसानी आपको हो जाएगी। जो आगे आप मैकेनिज्म पढ़ने वाले हो उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डीपली घोट के पीना है, घोट के पीना से पहले उसको घोट के समझना है। क्लियर? तीसरा पॉइंट है रिएक्टिविटी ओब्लिक एसिडिक स्ट्रेंथ। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी, या रिएक्टिविटी ना लिख के हम इसको बेसिक स्ट्रेंथ लिखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स, ठीक है। ये 4 मेन पॉइंट्स हैं इसके एप्लीकेशंस के। क्लियर हो गया? तो हम फर्स्ट पॉइंट से लेके चलते हैं, डेट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपने नोट कर लिया होगा भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इतना भी कर लिया इनफ। क्लियर? चलिए फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। पहले तो हम ये जान लेना भाई कार्बोकैटायन क्या होता है। क्या होता है कार्बोकैटायन? ये क्या है? इथेन, CH3 CH3, ठीक।
मैंने क्या काम किया, CH2 आई बात समझ में, और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज। अब आपको कहोगे कहाँ से आया मैम, कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 3 इसके साथ पूरी, एक ये, यहाँ पे 4 वैलेंसी, 2 ये, 1 ये, 3, चौथी कहाँ गई भाई। देखो कार्बन के चारों तरफ 4 वैलेंसी, 4 वैलेंसी का मतलब क्या है, इसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ को चला गया भाई, ये CH3 की तरफ को चला गया बॉन्ड बनाने के लिए, इसके पास 2 H के पास कंज्यूम हो गए, एक भाई कहाँ बचा, इसने दे दिया, इसने दे दिया, देने पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये बात समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, ठीक है। एक बार समझ लो, हमेशा के लिए समझ में आता रहेगा, रटना कुछ नहीं पड़ेगा, क्लियर होगी बात। अब चूंकि इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो हम उसे कहेंगे प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्योंकि इस कार्बन से कैटायन लगा हुआ है, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन दे दिया है और सिर्फ एक ही कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब मैंने क्या करा, ये जो हमारा कार्बोकैटायन है एक CH3 ग्रुप के जुड़ा हुआ है, एक CH3 ग्रुप से और जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CH आ गया, देखो एक H हट के यहाँ पे CH3 ग्रुप मैंने लगा दिया। अब ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, क्लियर हो गई बात। अब मैंने क्या करा, मैंने एक और काम किया, इसी कार्बोकैटायन को एक CH3 से जोड़ा, 2 CH3 से जोड़ा, ये H हटा के CH3 लगा दिया, भाई ये एक तरह से H यही तो था, यही तो बोल सकते हैं हम इसको, हमने कि H हटा के CH3 जोड़ दिया। अब चूंकि ये कार्बन 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है भाई, यहाँ पे जुड़ा है हमारा CH3 ग्रुप। देखो ध्यान से देखो, यहाँ CH3 ग्रुप 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। मैंने बताया था CH3 ग्रुप की क्या टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को देने की। क्यों होती है भाई देने की, ये भी बात समझना जरूरी है, क्योंकि CH3 ग्रुप में क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, ये CH3 ग्रुप है, ठीक है, HN कैसा है, कौन H में और C में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बताओ भाई, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऐसे ही बता दो भाई। हाइड्रोजन तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उससे ज्यादा कार्बन है, ठीक है, उससे ज्यादा कार्बन है, क्लियर होगी बात। अगर आप पीरियड टेबल में भी देखोगे तो हाइड्रोजन बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में और कार्बन का है 4th ग्रुप में, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो क्या करता है, कार्बन इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है, ये भी यहाँ से खींच लिया, ये भी यहाँ से खींच लिया। जब स्लाइटली खींच लिया तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये अपने पास इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाता। क्यों नहीं संभाल पाता, क्योंकि भाई ये कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वीक, वीक है ना भाई। देखो हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है, लेकिन वैसे देखा जाए तो वीक है नहीं है, क्लोरीन फ्लोरीन की तरह तो है नहीं। तो ये अपना कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन संभाल नहीं पाता, क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है अपना एक है ऑलरेडी इसके पास बॉन्डिंग के लिए, पहले से ही है उसके पास, और यहाँ से भी खींच लिया, नहीं संभाल पा रहा भाई, जरूरत से ज्यादा हो गया। तो क्या CH3 ग्रुप में क्या टेंडेंसी बन जाती है, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बन जाती है। जब देने की टेंडेंसी बन गई तो ये प्लस आई ग्रुप बन गया। क्या बन गया भाई, प्लस आई ग्रुप। अब ये बात आपको समझ में आएगी प्लस आई ग्रुप क्यों होता है CH3। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक हमारा प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे 2 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हैं, 2 प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पे हमारे 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हैं, कितने जुड़े हैं भाई, 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, इस कार्बन एटम पे तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो फिर क्या होगा, ये एक CH3 अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है ना, स्लाइटली इधर के शिफ्ट होगा, यहाँ पे 2 CH3 इलेक्ट्रॉन देंगे और यहाँ 3 CH3 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब बताओ, आपको सपोज करो आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, पॉजिटिव चार्ज 1 भी रुपया नहीं है आपके पास,
और आपको अपने ट्यूशन सेंटर या कोचिंग सेंटर से आपको घर तक जा रहा है, पॉकेट मार ने पॉकेट चुरा ली, आपकी पैसे चुरा लिए, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, ठीक, तो आप क्या चाहोगे? आपका किराया है कितना? 3 रुपये, सपोज कर लो 3 रुपये। अब एक आपको 1 रुपया दे रहा है एक दोस्त, वो कन्वीनियंट है? या 2 रुपये मिला आपको वो कन्वीनियंट है, या 3 रुपये मिले तो ज़्यादा कन्वीनियंट है? अरे भाई मैम 3 रुपये मिलेंगे तभी तो मैं घर पहुंच पाऊंगा, आपने बता दिया कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से घर का किराया 3 रुपये है, तभी तो मैं जा पाऊंगा। सिर्फ 1 रुपये 2 रुपये से कहाँ काम चलेगा? तो यानी कि स्टेबिलिटी आपके पास कब आएगी? जब आपके पास 3 रुपये हो जाएंगे, आप अपने घर पहुंच जाओगे, बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पापा से और पैसे ले लेना, ठीक। ये बात आ रही है कि वो डांट लगाएं कि तुम्हारी पॉकेट कैसे चुर गई। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ क्या समझना है, यानी कि जितना ज़्यादा ये अनस्टेबल है, देखो ये अनस्टेबल, सारे के सारे कार्बन के तीनों अनस्टेबल हैं, इनको जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे वो उतने स्टेबल हो जाएंगे। अब मुझे बता दो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, 1 मिलने पर, 2 मिलने पर, या 3 मिलने पर? अरे भाई 3 मिलने पर स्टेबल होगा, यानी कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। ये फैक्ट समझ में आया या नहीं आया? टर्शियरी कार्बोकैटायन प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल, सेकेंडरी से ज़्यादा स्टेबल। क्यों? क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन देने पर स्टेबल हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल क्लियर, ठीक। बस यही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर ये चीज़ आपने समझ ली तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको अच्छे से समझ लिया, रटना नहीं है, समझना है, समझ लिया, मैकेनिज्म भी आसान हो जाएगी, ठीक। नोट कर लो, यानी कि टर्शियरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सेकेंडरी कम, प्राइमरी की उससे कम। बात समझ में आई? बस इसमें यही याद करना है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। भाई कार्बन आयन क्या होता है इसको भी देख लो। एक कार्बन है, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, ठीक है। एक इससे, एक इससे, एक इससे, एक ये। देखो इसके पास कितने होते हैं एटॉम्स ऑर्बिट में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मैं पूरा फैला के ना लिखूं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, पहले की तरह कर लो, जैसे हमने कार्बोकैटायन पढ़ा है ना, ऐसी कार्बन आयन हो जाएगा, ठीक। देखो कार्बन की 4 वैलेंसी होती हैं, 1 2 3, 3 तो पूरी हो गई। अब जो चौथा इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसने क्या करा, कुछ ऐसी कंडीशन में ये कार्बन आयन बना कि इसने दूसरा जो इससे ग्रुप जुड़ा हुआ था उसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पे एक H ग्रुप जुड़ा हुआ था, H एटम जुड़ा हुआ था, उसका भी इसने इलेक्ट्रॉन दे लिया, यानी कि यहाँ से क्या रिमूव हो गया, H आयन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी इसने अपने साथ ले लिया, तो क्या बन जाएगा, कार्बन आयन। ये जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना आगे तब जानेंगे कार्बोकैटायन और कार्बन आयन कहाँ कहाँ कैसी कंडीशन में बनते हैं। इतना डीप जाने की भी जरूरत नहीं है, पहले इसको समझ लो, ठीक है ना, बेसिक समझ लो। तो ये हो गया, इतना समझ में आया बात, ये बन गया कार्बन आयन, ठीक। अब चूंकि इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा प्राइमरी कार्बन आयन, प्राइमरी कार्बन आयन, ठीक है। अब मैंने क्या काम करा, ये जो कार्बन आयन है यहाँ का H हटा के यहाँ एक CH3 लगा दिया। अब ये जो C है ये 2 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब 2 ग्रुप से जुड़ा है तो सेकेंडरी कार्बन आयन, 2 ग्रुप से जुड़ा होने के कारण सेकेंडरी कार्बन आयन। अब मैंने क्या काम किया, ये जो C है हमारा कार्बन आयन है, इसका ये H आयन हटा के मैंने CH3 को जोड़ दिया। अरे भाई अब तो 3 आ गए, तो क्या हो गया, टर्शियरी कार्बन आयन। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब इनमें कौन स्टेबल होगा ये कैसे पता लगाएंगे? अब देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या और इलेक्ट्रॉन चाहेगा, बताओ मुझे। इसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, कुछ होते हैं लालची, जैसे मान लिया इसको पैसे से ना समझ के ये समझो इसके पास खाने की थाली है, बहुत सारा खाना भरा हुआ है, जैसे वो 3 इडियट में भर के लेते हैं ना खाना, इतना खाना भरा हुआ है। अब और चाहिए उसे खाना, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, लेकिन CH3 से दे रहा है, चल तू मेरी 1 प्लेट ले ले, 2 CH3 है, तू मेरी 2 प्लेट और खा, तुझे खाना ही पड़ेगा।
3 CH3 अब तुझे 3 खानी पड़ेंगी, तो बताओ कहाँ स्टेबल फील करेगा अपने आप को, कहाँ अच्छा फील करेगा। भाई मेरा तो पेट भर हुआ है, एक पूरी बड़ी थाली है मेरे पास, मैंने खाना खा लिया है, मैं फुल्ली चार्ज हूँ, ठीक है ना, मेरे पास खाना अच्छा है, मैंने खा लिया। अब एक और आया, 1 प्लेट भैया दे दो, 2 प्लेट और दे दिया, 3 प्लेट एक दे दिया। बिल्कुल एक गोलगप्पा कंपटीशन हुआ है, ऑलरेडी पेट भरा हुआ है उसका, अब उसे 1 थाली खानी है खाने की, 2 थाली खानी, 3 थाली खानी है, वो क्या कंडीशन चूज करे? नहीं भैया एक ही थाली सही है। ये सब इतना सारा मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो उसका मतलब क्या, CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अभी हमने पढ़ा CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, स्टेबल, अनस्टेबल हो गया, 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन आए और ज्यादा अनस्टेबल, 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन आए और ज्यादा अनस्टेबल, तो क्या होता जा रहा है कि और अनस्टेबल होता जा रहा है, यानी कि जितने कम CH3 ग्रुप होंगे वो कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आई यही बात? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राइमरी ज्यादा, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उससे कम। फिर से समझ लो एक बात कि चूंकि यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये इस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो अनस्टेबल होगा नहीं होगा। अब इसे इलेक्ट्रॉन और थोड़ा चाहिए, इसके पास ऑलरेडी है। यहाँ पर ये 2 CH3 ग्रुप आ गए और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 2 जगह से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 जगह से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये और ज्यादा अनस्टेबल, यानी कि ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल, उससे कम ये और फिर सबसे कम ये। यानी कि अगर ये लेस अनस्टेबल है, ये कैसा हो गया, देखो ध्यान से समझो, लेस अनस्टेबल है, ये मोर अनस्टेबल है, ठीक है ना, मोर अनस्टेबल, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेस अनस्टेबल, यानी कि ये इसके कंपेयर में ज्यादा स्टेबल हो गया, नहीं हो गया, इसके कम ज्यादा स्टेबल हो गया, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बन गया। क्लियर होगी बात, समझ में आ गया? ये तो हो गई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे बेसिक और एसिडिक स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ से ही रिएक्टिविटी ऑर्डर का पता चल जाता है हमारा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब भाई ये क्या होती है एसिडिक स्ट्रेंथ? देखो जो हमारे एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जैसे मान लिया मैं एसिडिक एसिड की बात करूँ, CH3COOH, ये जब टूटता है तो किस में टूटता है, CH3COO प्लस H आयन, हम ऐसे से लिखते हैं। एसिड, कोई एसिड कब कहलाता है, जब H आयन दे या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, लुईस एसिड, ठीक है, आगे बात समझे, वो क्या कहलाते हैं हमारे एसिड। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, H आयन दे रहा है, तो ये हम कैसे पता लगाएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, चाहिए बताओ पहले। भाई जो जितना आसानी से H आयन दे दे, जो जितना आसानी से H आयन दे दे एकदम से, यानी कि वो ज्यादा एसिडिक, और जो H आयन देना ही ना चाहे वो कम एसिडिक। जब H आयन ज्यादा दे तो मोर एसिडिक, जब H आयन देना ही ना चाहे तो लेस एसिडिक। ये बात समझ आई? पहले ये बात समझ लो, क्लियर हो गई? ठीक, अब यहाँ देखो H आयन कोई क्यों देगा, क्यों देगा, बिल्कुल इस तरह समझो, जैसे तुम क्लास में बैठे हो और तुम्हारी अपनी अच्छी मित्र मंडली है, एक ना चापलूस और एक जुगलखोर लड़का बैठा हुआ है, तुम सब बैठे हो, तुम बैठे हो, कोई 4-5 फ्रेंड्स बैठे हुए हो, ठीक है, एक रूम में 4-5 फ्रेंड्स बैठे, और एक लड़का ऐसा बैठा है जो चुगली करता है। क्या करता है? चुगली। तुम क्या चाहोगे, ये निकल के बाहर चला जाए, हम स्टेबल है, ये निकल के बाहर चला जाए, बिल्कुल यही कंडीशन यहाँ होती है। अगर ये जो आयन बना है एल्कोक्साइड आयन, इसको इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये स्टेबल फील करे, यानी कि अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब वो ज्यादा एसिडिक होगा। हमारा कोई भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कब ज्यादा एसिडिक होगा, जब इसका ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल होगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलेट आयन, वो उतना ही अच्छा एसिड होगा, बस ये समझ लो। भाई ये चाहेगा मैं H आयन फेंक दूं बाहर क्योंकि मैं स्टेबल हूँ,
ये चाहेगा मैं इस लड़के को फेंक दूं बाहर क्योंकि हम सब स्टेबल है, हम आपस में गप्पे लड़ा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये चाहेगा कि मैं चैन फेंक दूं, मैं स्टेबल हूँ। तो ये कैसे पता लगेगा हमें कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है और ये कैसे स्टेबल होता है? अब ये समझो। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है, CH3 C डबल O और O-, ठीक है ना। अब होता क्या है, इनमें होता है रेजोनेंस। अभी तो वैसे हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा आपने पढ़ा भी होगा, प्रीवियस चैप्टर्स जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, उसमें आपने थोड़ा सा रेजोनेंस पढ़ा भी है। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, दो स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे में ढलती रहती है, ऐसे 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 ऐसे। भाई आपकी इच्छा है चेयर पे आप पैर के ऊपर पैर करके बैठो या पैर खोल के बैठो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं आपकी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से इसकी होती है। इससे क्या मन करा, अरे भैया बहुत देर हो गई, नेगेटिव आयन पकड़े पकड़े, अब तू संभाल इसे यार, तू संभाल। उसने कहा चल आजा ला दे दे। ठीक है भैया मैं संभाल लेता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें, हो गया स्टेप। अब इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है वो देखते हैं। रेजोनेंस समझ में आया, ये क्यों स्टेबल हो गया। ये भाई ये स्ट्रक्चर जो है एसिडिक क्यों होती है, मैं तो ये बात कर रही हूँ ना, ये स्ट्रक्चर एसिडिक क्यों है भाई, HN दे रहा है इसलिए एसिडिक है। HN क्यों दे रहा है, क्योंकि इसका कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबल है। चलिए और आगे बात करते हैं। अब ये किन किन कंडीशन में स्टेबल है देखो, ये CH3 COO, ठीक है। मैंने यहां पर क्या करा, आहा क्लोरीन का तड़का लग गया, क्लोरीन घुस गया, ठीक। डबल तड़का, तो क्लोरीन घुस गया। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ दौड़ाओ दिमाग को। यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, CH3 ग्रुप की क्या टेंडेंसी होती है भाई, इलेक्ट्रॉन को देने की, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब देखो ध्यान से, इसके पास तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। मैं ये बात पूछूं आपसे, अच्छा जनरल बात पूछूं, कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन कब स्टेबल होगा, जब वो चाहेगा कि मेरा नेगेटिव चार्ज कोई संभाल ले, नेगेटिव चार्ज को संभाल ले, यानी कि वो चाहेगा कि कोई मेरा नेगेटिव चार्ज ले ले, इलेक्ट्रॉन मुझसे ले ले, तभी तो स्टेबल होगा वो। अब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो क्या स्टेबल हो पाएगा, इतना नहीं हो पाएगा। चलो अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे Cl ग्रुप जोड़ दिया मैंने, तो क्या हुआ, Cl ग्रुप के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो उसने कहा चल ला मुझे दे, अपनी ओर खींचने लग गया, ठीक है। तो ये इससे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं, ये और इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने लग गए, तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, और मैं एक कंडीशन और चौथी कंडीशन बताऊँ आपको। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेट आयन, यहाँ पे मैंने CH3 हटा दिया, H लगा दिया, क्या इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, ना भी, इसका तो 0 है मामला। हमने माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था, सबसे लास्ट में था। ये तो ना लेता है ना देता है। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी नहीं बन रही, यानी कि एक है न्यूट्रल, ये बिल्कुल न्यूट्रल मामला है। यहाँ इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं। तो अब मुझे बताओ इन चारों में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आंखें चमक गई, दिख गया, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इसका, तो ये मोस्ट स्टेबल। ये कैसा हो गया भाई, मोस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। फिर इससे कम कौन सा होगा, मान लिया मैं नंबर दे देती हूँ, चलो 1 2 3 4, 4 वाला हमारा मोस्ट स्टेबल, ठीक। फिर इससे नीचे आओ, यहाँ पर सिर्फ एक क्लोरीन है, ये थोड़ा कम टेंडेंसी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो लेस स्टेबल। फिर उससे कम देखो भाई, यहाँ तो न्यूट्रल है मामला, यहाँ तो ना खींच रहा है ना दे रहा है, ये उससे कम। सबसे कम क्या होगा, ये तो और इलेक्ट्रॉन दे के उसको अनस्टेबल कर रहा है, ये सबसे कम। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं कोई भी माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ दूँ, माइनस आई ग्रुप जोड़ दूँ, तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ का हो जाता है। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रेंथ माइनस आई फैट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस आई फैट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात समझ में आ गई आपको, ही नहीं आई, आ गई ना। चलो तो लिख लो इसमें,
एसिडिक स्ट्रेंथ directly proportional to minus I effect, directly proportional to stability of carboxylate ion. ठीक, inverse proportional to plus I effect. इनवर्स प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट. जितना प्लस आई इफेक्ट होगा एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि उसका कार्बोक्सिलेट आयन उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा. क्लियर हो गया ये? चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं इससे. पूछा जाएगा फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है. ठीक है, जितने मैं CH3 ग्रुप जोड़ती जाऊंगी अनस्टेबल होता जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और जो है उसकी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, जिससे कि वो HN देना ही नहीं चाहेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. यानी कि HCOH तो ज़्यादा एसिडिक होगा किससे? CH3COOH से. बहुत सिंपल है और उसको हम डिफाइन करते हैं अपना माइनस आई इफेक्ट से. क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट लेके चलते हैं. बेसिक स्ट्रेंथ. बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन. देखो आपके कोर्स में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एमीन्स आप पढ़ते हो, क्या होती हैं वो. ठीक है, वो आप पढ़ते हो. एमीन्स क्या होती हैं? ये CH3 ग्रुप है. ठीक है, CH3 ग्रुप से अगर मैं NH2 ग्रुप जोड़ दूँ डेट इज कॉल्ड एमीन. ठीक, मैंने एक CH3 ग्रुप लिया और उसे क्या जोड़ दिया? NH2 ग्रुप जोड़ दिया, डेट इज कॉल्ड एमीन. अब क्या करा? नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है, इस नाइट्रोजन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी एमीन. मैं इस नाइट्रोजन से दो कार्बन जोड़ दूं, एक हाइड्रोजन हटा के दो कार्बन जोड़ दिया, सेकेंडरी एमीन. मैं इस नाइट्रोजन से 3 मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं, दैट इज कॉल्ड टर्शरी एमीन. अच्छा बच्चों, ये CH3 है, C2H5 भी हो सकता है, मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है. वो तो मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए लेती हूँ कि बेसिक समझ में आ जाए. C2H5 भी हो सकता है, C3H7, कुछ भी हो सकता है, फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है. ठीक है ना? अगर फिनाइल ग्रुप भी है तो यानी कि आपका कार्बन अटैच हो चुका है उससे. ठीक है ना? तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी. ठीक, समझ में आगे बात? अगर एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी एमीन, दो कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा है सेकेंडरी एमीन, 3 कार्बन वाले ग्रुप से जुड़ा हुआ है टर्शरी एमीन. इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बताना है आपको. और एक मैंने अमोनिया भी ले लिया, चलो एक अमोनिया भी ले लिया. अब इन चारों में बताना है कौन ज़्यादा बेसिक होगा. बेसिक कैसे पता लगेगा भाई? बेसिक होने का मतलब क्या है? क्या है बेसिक होने का मतलब? इलेक्ट्रॉन को देना. नाइट्रोजन के पास क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5. 3 तो वो बॉन्डिंग में ले लेता है, 2 और 1 3, 1 2 3, 1 2 3 बॉन्डिंग में. 2 उसके पास इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, उनको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यही देता रहता है, हर रिएक्शन में यही देता रहता है और बेसिक कहलाता है. क्यों है बेस? जो OH आयन दे या जो इलेक्ट्रॉन दे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, वो लुईस बेस कहलाएगा, इसलिए ये बेस होता है. ऐसे अमोनिया का हाल है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता फिरता है अपनी रिएक्शनों में, इसलिए बेस कहलाता है. अब ये बता दो भाई कौन सा ज़्यादा बेस है? कैसे पता लगाएं? देखो इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और CH3 से इलेक्ट्रॉन दे रहा है. यहाँ 2 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, अब 3 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं. अब यहाँ स्टेबिलिटी की बात मत समझना ना, वो हमने कार्बोकेटाइन कार्बन आयन की बात होगी. बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है भाई. मुझे ये बात बता दो, अच्छा दाता कौन है? अच्छा दाता कौन है? जो करोड़पति है. मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूं और मैं एक को 1 लाख रुपए दूं. अब मैं कह रही हूँ आप कितना जैसा दान कर सकते हो? कितना कर सकता है? मैक्सिमम 1 लाख रुपए दे सकता है. आप 1 करोड़ छोड़ो, बहुत बड़ी बात हो गई. मैं छोटी सी बात कर रही हूँ. एक बच्चे के पास 10 रुपये, एक के पास 100 रुपये हैं. अब मैं कह रही हूँ आप दान करो, कितना दान कर सकते हो भैया? वो 10 रुपये के सामान लेकर गरीबों में बांट पाएगा?
वो 100 रुपये तक का सामान लेके गरीब बांट सकता है, तो उसके अंदर दान देने की कैपेसिटी ज़्यादा है, जिसके पास जितने ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है ना, जितने ज़्यादा पैसे हैं, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से इसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ज़्यादा दान कर पाएगा, यानी कि उतनी ज़्यादा बेसिक होगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। जिसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो दे पाएगा। किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस समय, ध्यान से देखो, यहाँ पे सिर्फ एक CH3 दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दे तो रहा है ना, यहाँ सिर्फ 2 दे रहे हैं, यहाँ तो 3 दे रहे हैं। तो भाई आपको दिख गया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, 3 CH इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, ये उससे कम, ये उससे कम, उसके पास तो भैया एक भी ना है देने वाला इसको, तो ये तो सबसे कम हो गया। ठीक है भाई, ये बात तुम्हारी निकल कर आ गई। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था, एक्सेप्शंस आर द फैंसी मटेरियल कहो या उसकी खूबसूरती कहो, केमिस्ट्री की, कुछ भी कह सकते हो, चार्म ऑफ केमिस्ट्री। चार्म कहोगे ना तो ज़्यादा चलेगा, उसके बिना केमिस्ट्री चमकती नहीं है, ठीक है ना। एक्सेप्शन को बोझ मत लो, उसके साथ मजे करो। कैसे, वो मैं सिखा दूंगी धीरे धीरे करना। तो वो कैसे होता है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 जुड़े हुए हैं, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, लड़ रहे हैं बेचारे। नाइट्रोजन के पास जगह नहीं, वो संभाल ही नहीं पा रहा है। एक नाइट्रोजन कितना छोटा सा है यार, कितना छोटा सा है, वो अपनी सुतनिया नहीं संभाल पा रहा है, ये 3 को कैसे संभालेगा। बेचारा 2 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, उनको संभालना, फिर इन 3 की लड़ाइयाँ आपस में संभालना, नहीं मैनेज कर पा रहा है वो कहता है हटाओ, मैं किसी को नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, मैं दे ही नहीं रहा, तुम लड़ते रहो। तो इस बल्कि ग्रुप के कारण, ये क्या है, बल्कि ग्रुप, बल्क है ना, बहुत ज़्यादा भारी है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या होता है, मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, इसका मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कभी आमने सामने आते हैं, कभी ऊपर नीचे जाते हैं। ये कैसी बच्चे 3D स्ट्रक्चर होती है, ये आपकी मतलब 2D नहीं है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इसे 2D है। जैसे नाइट्रोजन ये है, इससे यहाँ जुड़ा एक CH3, एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर है, फिर लोन पेयर से रिपल्शन लगा, तो ये लोन पेयर का रिपल्शन तो होता है ना, लोन पेयर को भी तो काफ़ी अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। लोन पेयर में आपस में क्या होता है, रिपल्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। तो जब ये बताओ आप मुझे, जब इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो उससे कहेंगे तो हट हमें जगह दे, तो हट हमें जगह दे। तो ये इनकी जगह नहीं मिल नहीं पाती है स्पेस में, 3D स्पेस में, बिल्कुल 3D स्पेस होता है, उसको उनको CH3 को जगह मिल नहीं पाती है, तो इसलिए बेचारे परेशान से हो जाते हैं। इसलिए पूरा नाइट्रोजन अनस्टेबल सा हो जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता है, ठीक है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बल्कि ग्रुप होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाता है, इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से ये जो है स्टेबल नहीं हो पाता है अपने आप में ही, तो इसकी बेसिसिटी सबसे कम हो जाती है, ठीक है। तो उसकी बेसिसिटी ऑर्डर क्या बनता है फाइनली हमारा, सबसे कम अमोनिया, उससे ज़्यादा टर्शरी, फिर देन प्राइमरी एंड देन फिर सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, उससे कम प्राइमरी। टर्शरी को ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन टर्शरी प्राइमरी से भी ज़्यादा 2 स्थान पीछे खिंच जाता है, 2 स्थान पीछे चली जाती है टर्शरी, यहाँ चली जाती है, फिर अमोनिया। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ बन जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लिख लो इसको। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपकी एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप करिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है ना। और जो भी क्वेरीज आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, इसको समझिए, ठीक है ना, ये आगे बहुत काम आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।